इंट्रोडक्शन में ऑथर एमजे डिमार्को ये बताते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको तेजी से अमीर बनने का मौका दे सकता है, बिना जिंदगी के एंड तक इंतजार किए। ऑथर ने ये भी कहा है कि आपको एवरेज जिंदगी से सेटल होने की जरूरत नहीं है। आप जवान होते हुए अमीर हो सकते हैं, जल्दी रिटायर कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो अक्सर लोगों के लिए सपना होता है। ऑथर कहते हैं कि ये शॉर्टकट अक्सर नजर के सामने होता है, लेकिन आपको उसे देखने से रोका जाता है। इसके बजाय आपको एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जाता है जो एवरेज लाइफ तक ले जाता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आम लोगों के लिए बनाई गई है, जो आपके सपनों को पूरा करने के बजाय उन्हें सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर करता है। ये रास्ता है फाइनेंशियल मीडियोक्रिटी, जो गेट रिच स्लो, द स्लो लेन या वेल्थ इन अ व्हीलचेयर के नाम से जाना जाता है। ये रास्ता आपको ये सिखाता है, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ग्रेजुएट करो, एक अच्छी जॉब पाओ, अपने पेचेक का 10% बचाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करो और खर्च कम करो। फिर एक दिन जब आप 65 साल के हो जाओगे तब आप अमीर बनोगे। ऑथर ये बताते हैं कि ये प्लान जिंदगी को जिंदगी के लिए ट्रेड करने जैसा है। ये लंबा रास्ता है और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर वेल्थ एक समंदर का सफर होता तो गेट रिच स्लो साउथ अमेरिका के किनारे के इर्द गिर्द चलने जैसा होता, जबकि फास्ट लेनर शॉर्टकट का यूज करता। द मिलियनेयर फास्ट लेन कोई स्टैटिक स्ट्रेटेजी नहीं है जो सिर्फ ये कहता है जाओ रियल एस्टेट खरीदो, पॉजिटिवली सोचो या एक बिजनेस शुरू करो, बल्कि ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो वेल्थ का कोड क्रैक करता है और शॉर्टकट का गेटवे अनलॉक करता है। फास्ट लेन के तरीके का एक सीक्वेंस है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। आप आज ही अमीर हो सकते हो जब आप जवान हो, और नॉर्मल रिटायरमेंट के तरीके से कई साल पहले। ऑथर ये भी कहते हैं कि गेट रिच स्लो जो 50 सालों में करता है, फास्ट लेन शॉर्टकट 5 सालों में कर सकता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि अक्सर लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज, थियोरीज, करियर्स और स्कीम्स के पीछे भागते हैं जो उन्हें अमीर बनाएंगे। लेकिन असली जवाब ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या गलत है। स्टॉप। अगर आप अमीर नहीं हो तो वो सब कुछ बंद करो जो आप कर रहे हो। आम सोच को फॉलो करना बंद करो, भीड़ को फॉलो करना बंद करो और गलत फॉर्मूला यूज करना बंद करो। ये बुक लगभग 300 वेल्थ के तरीके लिस्ट करती है जो वेल्थ का कोड क्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है और आपको एक नए रास्ते पर डालने के लिए। पार्ट 1, वेल्थ इन अ व्हीलचेयर। गेट रिच स्लो इज गेट रिच ओल्ड। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। चैप्टर 1 में ऑथर एमजे डिमार्को एक फिक्शनल MTV क्रिब्स एपिसोड इमेजिन करते हैं जिसमें एक यंग मिलियनेयर दिखाया गया है। ये एपिसोड दिखाता है कि कोई 22 साल का लड़का म्यूचुअल फंड्स और 401k इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बनता। ये सेटअप ये बताने के लिए है कि गेट रिच स्लो मॉडल यंग वेल्थ सीकर्स के लिए अनरियलिस्टिक है। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि ट्रेडिशनल एडवाइस गेट रिच स्लो एक बेकार गेम है क्योंकि ये हेविली टाइम पर डिपेंड करती है। लोगों को कहा जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, स्टेबल जॉब पाओ, पैसे बचाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और शायद आप 65 साल की उम्र में अमीर हो जाओगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी गलत है क्योंकि ये आपको आपके प्राइम इयर्स में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। डिमार्को ये मिथ को गलत साबित करते हैं कि वेल्थ सिर्फ ओल्ड एज में ही अचीव की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यंग लोग भी अमीर बन सकते हैं अगर वो एक अलग रास्ता फॉलो करें। एक कोट दिया गया है, नॉर्मल इज नॉट समथिंग टू एस्पायर टू, इट्स समथिंग टू गेट अवे फ्रॉम, सेड जॉडी फॉस्टर। इसका मतलब है कि आम सोच को चैलेंज करना चाहिए और अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। ऑथर ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ रिटायरमेंट को चैलेंज करते हैं। उन्होंने टिपिकल रिटायरमेंट सिनेरियो को बोरिंग डिस्क्राइब किया जो ओल्ड एज, लिमिटेड मूवमेंट और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंट होता है। डिमार्को आर्ग्यू करते हैं कि गेट रिच स्लो अप्रोच बहुत लंबा टाइम लेता है और इसमें बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं। इसके बजाय वो एक नया मॉडल प्रपोज करते हैं जहां रिटायरमेंट में यूथ, एनर्जी और हेल्थ इंक्लूडेड हो। डिमार्को एक एग्जांपल शेयर करते हैं जो सारी ट्रेडिशनल एडवाइस फॉलो करता है, काम से पैसे बचाता, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता और 55 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान बनाता है। फिर भी वो इंसान 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाता है और कभी अपनी वेल्थ एंजॉय नहीं कर पाता। ये एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी और रिस्क्स को हाईलाइट करता है स्लो वेल्थ इकट्ठा करने के तरीके से। डिमार्को कंक्लूड करते हैं
कि अगर वेल्थ की जर्नी में आपके जिंदगी के बेस्ट ईयर्स कंज्यूम हो जाते हैं तो ये वर्थ नहीं है। वो एक अलग अप्रोच सजेस्ट करते हैं जो आपको ज्यादा पहले वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। वो एम्फसाइज करते हैं कि आज के सपनों को फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस मत करो जो शायद कभी ना आए। चैप्टर 2 हाउ आई स्क्रूड गेट रिच स्लो। चैप्टर 2 में एमजे डेमार्को अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने गेट रिच स्लो को फॉलो करके अपने सपने खो दिए और फिर कैसे उन्होंने द मिलियनेयर फास्ट लेन अप्रोच को डिस्कवर किया। जब डेमार्को टीनेजर थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यंग एज में वेल्दी बन सकते हैं। उन्होंने सोचा कि यंग होते हुए अमीर बनने के लिए आपको एक्टर, म्यूजिशियन, एंटरटेनर या प्रो एथलीट बनना पड़ता है। ये सोच के उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए और गेट रिच स्लो अप्रोच को फॉलो करना शुरू किया। स्कूल जाओ, जॉब पाओ, पैसे बचाओ और फिर रिटायर हो जाओ। एक दिन जब डेमार्को शिकागो में आइसक्रीम खरीदने गए, उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी कॉन्टच देखी। ये कार उनके लिए सपने जैसी थी और उस मोमेंट ने उन्हें रियलाइज कराया कि उन्हें अपने सपने को चेस करना चाहिए। उन्होंने कार के ओनर से पूछा कि वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। उस इंसान का जवाब उनके लिए लाइफ चेंजिंग था और उस मोमेंट ने उन्हें इंस्पायर किया कि वो भी कुछ अलग कर सकते हैं। डेमार्को समझ गए कि उन्हें एक्टर या एथलीट बनने की जरूरत नहीं थी। वो अपने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भी अमीर बन सकते थे। उन्होंने गेट रिच स्लो को छोड़कर मिलियनेयर फास्ट लेन अप्रोच को फॉलो करना शुरू किया। डेमार्को ने अपने अप्रोच को बदलकर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से वो कभी अपने सपने नहीं पूरे कर पाएंगे। उन्होंने एक नया इक्वेशन डेवलप किया जो उन्हें फास्ट वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। अपने जर्नी में डेमार्को ने काफी डिफिकल्टीज फेस की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने गोल्स पर फोकस रहे। उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा और अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करते रहे। डेमार्को ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। उन्होंने स्लो लेन से निकलकर फास्ट लेन में आने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने अप्रोच को फंडामेंटली चेंज कर दिया और अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया। डेमार्को ने बताया कि द मिलियनेयर फास्ट लेन अप्रोच कैसे ट्रेडिशनल गेट रिच स्लो मॉडल से डिफरेंट है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे फास्ट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है बाय फोकसिंग ऑन बिजनेस ग्रोथ, वैल्यू क्रिएशन और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस को चैलेंज करना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी को फंडामेंटली चेंज करना होगा। डेमार्को ने अपनी स्टोरी के थ्रू ये दिखाया कि कैसे वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। एक कोट दिया गया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी ऑन द साइड ऑफ द मासेस बट टू एस्केप फाइंडिंग oneself in the ranks of the insane, said Marcus Aurelius। इसका मतलब है कि हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। पार्ट 2 वेल्थ इज नॉट अ रोड बट अ रोड ट्रिप। चैप्टर 3 द रोड ट्रिप टू वेल्थ। चैप्टर 3 में एमजे डेमार्को वेल्थ को एक रोड ट्रिप के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें आपके डिसीजंस और एक्शंस रास्ते की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। वेल्थ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है जो आपकी सोच और एफर्ट से बनाई जाती है। डेमार्को बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी 3 रास्तों में से एक पर चल सकती है, द साइड वॉक, द स्लो लेन या द फास्ट लेन। ये चैप्टर आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनालाइज करता है और बताता है कि कौन सा रास्ता आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ के लिए बेस्ट है। द साइड वॉक एक ऐसे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जो पेचेक टू पेचेक चलती है। इस रास्ते पर लोग बिना प्लानिंग के जिंदगी जीते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखते। द स्लो लेन एक कन्वेंशनल अप्रोच है जहां लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और स्टेडी इनकम सोर्सेज पर फोकस करते हैं। यह अप्रोच सेफ है लेकिन बहुत स्लो है। द फास्ट लेन वो रास्ता है जहां आप एग्रेसिव स्ट्रेटजीज और इनोवेटिव आइडियाज का यूज करके जल्दी वेल्थ अचीव करते हैं। डेमार्को कहते हैं कि अगर आपको रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको द फास्ट लेन चूज करना होगा। फास्ट लेन आपको अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के साथ प्ले करने की परमिशन देता है, लेकिन ये रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा देता है। एक कोट दिया गया है, द जर्नी ऑफ 1000 miles मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, सेड लाओ त्सु। इसका मतलब है कि वेल्थ की जर्नी एक छोटे कदम से शुरू होती है। फास्ट लेन अप्रोच का सीक्रेट ये है कि आपको सही अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना होगा
और उन्हें क्विकली ग्रैब करना होगा। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वेल्थ एक जर्नी है और आपको अपना रास्ता वाइजली चूज करना चाहिए। आपकी सक्सेस आपकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। द फास्ट लेन आपको जल्दी और इफेक्टिवली वेल्थ अचीव करने का रास्ता दिखाता है, लेकिन इसमें रिस्क और चैलेंजेस भी हैं जो आपको समझदारी से हैंडल करने पड़ते हैं। चैप्टर 4 द रोड मैप्स टू वेल्थ। चैप्टर 4 में एमजी डिमाको वेल्थ के रास्ते को 3 रोड मैप्स में डिवाइड करते हैं, द साइड वॉक, द स्लो लेन और द फास्ट लेन। ये रोड मैप्स फाइनेंशियल सक्सेस के अलग अलग तरीके रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक रोड मैप की अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिमाको कहते हैं कि वेल्थ पाने के लिए आपको एक रोड मैप की जरूरत होती है। बिना रोड मैप के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जाएगा। इसीलिए अपना डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसे अचीव कर सकें। एक कोट है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल गेट यू देयर, सेड लुइस कैरल। इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ये बात फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी लागू होती है। चैप्टर में बताया गया है कि आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आपके एग्जिस्टिंग रोड मैप का रिजल्ट है, चाहे आपने उसे कॉन्शियसली चूज किया हो या नहीं। ये रोड मैप आपके एक्शंस को गाइड करता है और इन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बनाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने चॉइसेस को बदलना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। आपके बिलीफ सिस्टम को डिफाइन करता है आपका रोड मैप। डिमाको बताते हैं कि फाइनेंशियल रोड मैप्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 द साइड वॉक रोड मैप, नंबर 2 द स्लो लेन रोड मैप एंड नंबर 3 द फास्ट लेन रोड मैप। हर रोड मैप एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम और साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है जो उस रोड मैप के एक्शंस को डिक्टेट करता है। ये रोड मैप्स अलग अलग यूनिवर्सेस में ऑपरेट करते हैं जहां एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल वेल्थ इक्वेशन फॉलो होती है। द साइड वॉक पुअरनेस की तरफ ले जाता है, द स्लो लेन मीडियोक्रिटी की तरफ और द फास्ट लेन वेल्थ की तरफ। अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं है तो आप अपना रोड मैप बदल सकते हैं, लेकिन पहले आपको रोड मैप्स को समझना होगा ताकि आप इनमें कोई दूसरा रोड मैप बदल सकें। पार्ट 3 पुअरनेस द साइड वॉक। चैप्टर 5 द साइड वॉक रोड मैप। चैप्टर 5 में ऑथर एमजे डिमाको द साइड वॉक रोड मैप को डिस्कस करते हैं। साइड वॉक रोड मैप उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते और अपनी लाइफ को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए स्पेंड करते हैं। साइड वॉकर्स हर वक्त एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक जीते हैं बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लान के। साइड वॉकर्स के फाइनेंशियल डेस्टिनेशन का कोई प्लान नहीं होता। वो लोग सरप्लस मनी को तुरंत स्पेंड कर देते हैं नए गैजेट्स, ट्रिप्स, कार्स और फैशनेबल आइटम्स पर। ये लोग लाइफस्टाइल सर्विट्यूड में ट्रैप होते हैं जहां वो प्लेजर, इमेज और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जीते हैं। ये साइकिल हर महीने फास्ट स्पिन होती रहती है, बर्डन को बढ़ाती रहती है और साइड वॉकर्स को उनके जॉब या बिजनेस के स्लेव बनाए रखती है। एक फेमस कोट दिया गया है, When you are the first person whose beliefs are different from what everyone else believes, you are basically saying, I am right and everyone else is wrong. That's a very unpleasant position to be in. It's at once exhilarating and at the same time an invitation to be attacked, said Larry Ellison. इसका मतलब है कि अगर आपकी सोच सबसे अलग है तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। साइड वॉकर्स के कुछ सोच या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उनके एक्शंस को शो करते हैं। नंबर 1 डेट परसेप्शन। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स अलाउ करते हैं चीजें अभी खरीदने के लिए। ये सब इनकम को बढ़ाने में मदद करते हैं और आज एंजॉय करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 टाइम परसेप्शन। टाइम बहुत ज्यादा है और पैसे ऐसे ही स्पेंड होते रहेगा जैसे कल हो ही ना। ज्यादा टाइम होने के परसेप्शन के साथ ये लोग पैसे को खर्च करते हैं बिना फ्यूचर का सोचकर। नंबर 3 एजुकेशन परसेप्शन। स्कूल कंप्लीट होने के बाद एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4 मनी परसेप्शन। अगर पैसा है तो उसे शो ऑफ करो, सेविंग्स की जरूरत नहीं, बस सब कुछ अभी एंजॉय करो। नंबर 5 प्राइमरी इनकम सोर्स। जो भी जॉब या काम सबसे ज्यादा पे करे वही बेस्ट है, सब कुछ पैसे के लिए होता है। नंबर 6
प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर। नेटवर्थ, कसिनो जाना, लॉटरी टिकट्स खरीदना और इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट केस चलाना, ये सब वेल्थ बढ़ाने के तरीके हैं। नंबर 7, वेल्थ परसेप्शन। जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं वो जीत गया। नंबर 8, डेस्टिनेशन। कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ आज जीना है और कल के बारे में सोचना नहीं। नंबर 9, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। हर बुरा चीज मेरे साथ होता है, मैं विक्टिम हूँ और ये सब किसी और की गलती है। नंबर 10, लाइफ परसेप्शन। आज जियो, कल का क्या पता। लाइफ बहुत शॉर्ट है, बस 30 दिन के बाद का प्लान मत बनाओ। साइड वॉक का असर लोगों को गरीबी की तरफ ले जाता है। ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए जीते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते। कोई भी फाइनेंशियल झटका इनके प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे रिसेशन, जॉब लॉस, इंटरेस्ट रेट हाइक या मॉर्टगेज रीसेट। दिमाग को बताते हैं कि अगर आपको साइड वॉक से बचना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि आप इस पर हैं और फिर इसे रिप्लेस करना होगा किसी ऐसे प्लान से जो काम करता है। मनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ पैसे से सॉल्व नहीं किया जा सकता। पुअर मनी मैनेजमेंट का सोल्यूशन ज्यादा पैसे नहीं है। चाहे आप इनकम रिच भी हो, अगर आप साइड वॉक पर है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि साइड वॉक रोड मैप एक फाइनेंशियल डेड एंड है और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपने फाइनेंशियल रोड मैप को चेंज करना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना होगा। चैप्टर 6, Has your wealth been toxified? चैप्टर 6 में एमजे डिमाको वेल्थ को टॉक्सिफाइड होने का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि सोसाइटी ने वेल्थ को टॉक्सिक बना दिया है। सोसाइटी वेल्थ को मटेरियल पोजेशंस, लग्जरी आइटम्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल से डिफाइन करती है, जैसे कि शॉफर ड्रिवन रोल्स रॉयस, चार्टर्ड जेट्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरी। हेनरी डेविड थॉरो का एक कोट दिया गया है, वेल्थ इज द एबिलिटी टू फुल्ली एक्सपीरियंस लाइफ। इसका मतलब है कि असली वेल्थ का मतलब है लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना, ना कि सिर्फ मटेरियल पोजेशन से। डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेल्थ का मतलब लैविश लाइफस्टाइल है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। लोग दिखावे की वेल्थ के चक्कर में असली वेल्थ को खो देते हैं। जब लोग लग्जूरियस आइटम्स और लाइफस्टाइल्स के पीछे भागते हैं तो वो असली वेल्थ जैसे कि फ्रीडम, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है हेनरी सुकारानो का, जो अपना ड्रीम हाउस बाय करता है लेकिन जॉब की डिमांड्स की वजह से अपनी फैमिली और हेल्थ को नेग्लेक्ट करता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे दिखावे की वेल्थ असली वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वेल्थ को रीडिफाइन करने के लिए डिमाको वेल्थ ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। फैमिली यानी कि रिलेशनशिप्स, फिटनेस यानी कि हेल्थ और फ्रीडम यानी कि चॉइस। असली वेल्थ इन तीनों फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, ना कि मटेरियल पोजेशंस पर। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वेल्थ का असली मतलब मटेरियल पोजेशन से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ और फ्रीडम से है। अगर आप सोसाइटी की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो आपको दिखावे की वेल्थ मिलती है जो असली वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए अपनी वेल्थ को इन 3 एस्पेक्ट्स में देखें और सोसाइटी की टॉक्सिक डेफिनेशन को अवॉइड करें। इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि वेल्थ का मतलब लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस करना है और ये तभी पॉसिबल है जब आप फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम पर फोकस करें। चैप्टर 7, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। चैप्टर 7 में एमजे डिमाको पैसों का गलत इस्तेमाल और उसके नतीजों पर फोकस करते हैं। वो समझाते हैं कि अगर पैसे को गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। एक कोट दिया गया है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन मेक यू ऑफुली कंफर्टेबल व्हाइल यू आर बीइंग मिजरेबल, सेड क्लेयर बूथ लूस। इसका मतलब है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये आपको टेम्पररी कंफर्ट दे सकता है जब आप दुखी होते हैं। डिमाको कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, लेकिन ये लोग अक्सर पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये लोग पैसे को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, जो है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं तो वो ज्यादा खर्च करते हैं और ऐसे में उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। क्रेटन यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के हिसाब से नए शादीशुदा जोड़ों में सबसे बड़ी टेंशन का रीजन डेट होता है। डेट और लाइफस्टाइल स्लेवरी लोगों को काम से बांध कर रखते हैं और रिलेशनशिप्स को कमजोर करते हैं। एक 2003 वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के हिसाब से दुनिया के सबसे खुश लोगों का
एक टाइट सेंस ऑफ कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं। बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद हमारी खुशी का असली सोर्स हमारे रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी और अपने आप से होता है। अगर हम अपनी खुशी को गैजेट्स और लग्जूरियस आइटम्स में ढूंढते हैं तो हम अपनी खुद की मिजरी को फाइनेंस कर रहे होते हैं। सर्वे का नतीजा ये था कि कंज्यूमरिज्म खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे को सिर्फ अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स और हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। असली खुशी और वेल्थ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ और फ्रीडम में होती है, ना कि मटेरियल पोजेशंस में। चैप्टर 8 लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम। चैप्टर 8 में एमजे डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वो बताते हैं कि लक कोई मैजिक या रैंडम चांस नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क, प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन होता है। एक कोट दिया गया है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट, सेड थॉमस जेफरसन। इसका मतलब है कि आपकी सक्सेस का पहला कदम आपकी इनिशिएटिव और एक्शन से शुरू होता है। डिमाको कहते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को अपनी सक्सेस के लिए वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो अपनी सक्सेस को क्रिएट करते हैं। ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं और फेलियर से सीखते हैं। लक सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो प्रिपेयर्ड होते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक साइड वॉकर लॉटरी टिकट्स खरीदता है, होपिंग कि एक दिन वो मिलियनेयर बन जाएगा। लेकिन ये अप्रोच गलत है क्योंकि ये लक पर डिपेंडेंट है। इंस्टेड डिमाको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहिए और सेल्फ मेड लक क्रिएट करना चाहिए। वेल्थ अचीव करने के लिए आपको बिग हिट मेंटालिटी को छोड़ना होगा। बिग हिट मेंटालिटी का मतलब है कि आप एक सिंगल इवेंट या अपॉर्चुनिटी से रिच बनने की सोचते हैं। डिमाको कहते हैं कि यह अप्रोच फेल होती है और आपको कंसिस्टेंट एफर्ट, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि लक कोई मैजिक नहीं है। लक सिर्फ तब काम करती है जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। अपनी सक्सेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो और सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की तरह अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करो। इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि सक्सेस का रास्ता हार्ड वर्क, प्रेपरेशन और सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से मिलता है, ना कि सिर्फ लक से। चैप्टर 9 वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। चैप्टर 9 में एमजे डिमाको समझाते हैं कि वेल्थ हासिल करने के लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो आप विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं। एक कोट दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस, सेड विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब है कि ग्रेटनेस हासिल करने के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। डिमाको कहते हैं कि साइड वॉकर्स अक्सर अपने फाइनेंशियल प्लान को दूसरों पर छोड़ देते हैं और जब चीजें गलत होती है तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। एक एग्जाम्पल में वो अपनी माँ का जिक्र करते हैं जो एक पॉन्जी स्कीम से बच गई थी क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लिए और दूसरों पर डिपेंड नहीं किया। पॉन्जी स्कीम के केस में उनके माँ के कुछ दोस्तों ने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स एक द फंड नाम की इन्वेस्टमेंट में डाल दी थी, जो बाद में एक फ्रॉड निकला। कई इन्वेस्टर्स ने सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन उनकी माँ बच गई क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया था। लॉ ऑफ विक्टिम्स कहता है कि आप विक्टिम तभी बन सकते हैं जब आप अपनी पावर दूसरों को देते हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को दूसरों को दे देते हैं तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं और विक्टिम बनने का चांस बढ़ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेना, जबकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने बिहेवियर को बदलना ताकि वही गलती दोबारा ना हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होना और अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वेल्थ हासिल करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल खुद रखना होगा और अपनी मिस्टेक्स से सीखना होगा। विक्टिम मेंटालिटी से बचने के लिए आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करना होगा और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। पार्ट 4 Mediocrity, the slow lane roadmap. Chapter 10 The lie you've been sold, the slow lane. चैप्टर 10 में एमजे डिमाको स्लो लेन के झूठ को एक्सपोज करते हैं।
वो समझाते हैं कि कैसे स्लो लेन एक इल्यूजन है जो हमें सैक्रिफाइस और मीडियोक्रिटी के रास्ते पर ले जाता है। एक कोट दिया गया है, व्हाट इफ आई टोल्ड यू insane was working 50 hours a week in some office for 50 years, at the end of which they will tell you to piss off, ending up in some retirement village hoping to die before suffering the indigeneity of trying to make it to the toilet on time, said Steve Buscemi। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल करियर पाथ जिसे हम सेफ और स्टेबल समझते हैं असल में एक ट्रैप है जो हमें कभी भी रियल फ्रीडम नहीं दे सकता। डेमाको कहते हैं कि स्लो लेन ट्रैवलर को हर दिन ऑफिस में काम करना पड़ता है, अपने लंच को पैक करना पड़ता है और अपने पे का 10% स्टॉक मार्केट और 401k में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये लोग अपने डिजायर्स को डिले करते हैं और रिटायरमेंट की बात की उम्मीद में जीते हैं। स्लो लेन को पहला आसान एग्जिट माना जाता है साइड वॉक से और ये मैच्योरिटी और अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इवॉल्व होता है। कॉलेज ग्रेजुएट्स अक्सर अपने पोस्ट स्कूलिंग लाइफ को साइड वॉक पर शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद वो इंस्टेंट प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, वो स्लो लेन रोड मैप को अपना लेते हैं। स्लो लेन के ट्रैवलर डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक लाइफ टाइम रिस्क है जो आज की सैक्रिफाइस को एक ब्राइटर और फ्रीयर टुमारो के लिए ट्रेड ऑफ करती है। ये लोग टीचर्स, टेलीविजन और रेडियो पर्सनैलिटीज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और पेरेंट्स जैसी सोर्सेज पर भरोसा करते हैं जो स्लो लेन पर चलने के लिए एडवाइस करते हैं। डेमाको बताते हैं कि स्लो लेन एक रिस्की फ्रॉड है। इकोनॉमिक रिसेशंस स्लो लेन को एक्सपोज करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। फाइनेंशियल गुरुज जो स्लो लेन रोड मैप बेचते हैं वो अपनी रिच लाइवलीहुड को इसी रोड मैप पर डिपेंड करते हैं और आपको ये बिलीव करना पड़ता है कि ये काम करता है। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि स्लो लेन एक झूठ है जो हमें मीडियोक्रिटी और सैक्रिफाइस के रास्ते पर ले जाता है। अगर आपको रियल वेल्थ और फ्रीडम चाहिए तो आपको स्लो लेन से बाहर निकलना होगा और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। चैप्टर 11 द क्रिमिनल ट्रेड, योर टाइम फॉर मनी। चैप्टर 11 में एमजे डेमाको समझाते हैं कि अपना टाइम पैसा कमाने के लिए ट्रेड करना कैसे एक डेंजरस और इनएफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। डेमाको बताते हैं कि जब आप अपने टाइम को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं तो आप अपने पोटेंशियल और फ्रीडम को सैक्रिफाइस करते हैं। एक कोट दिया गया है, by working faithfully 8 hours a day you may eventually get to be the boss and work 12 hours a day, said Robert Frost। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल करियर पाथ आपको सिर्फ और ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है, ना कि असली फ्रीडम देता है। डेमाको कहते हैं कि स्लो लेन अप्रोच के लोग अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। ये लोग सैलरी, आर्ली वेज या कंसल्टिंग फीस के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब तक ये लोग काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, लेकिन जैसे ही ये लोग काम करना बंद करते हैं पैसा आना भी बंद हो जाता है। इस अप्रोच में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं रखते क्योंकि आपका टाइम पैसा कमाने में लग जाता है। डेमाको एक एग्जांपल शेयर करते हैं एक लॉयर का जो बहुत हाईली आर्ली रेट चार्ज करता है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाता क्योंकि उसका इनकम उसके टाइम पर डिपेंड करता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसका इनकम भी बंद हो जाता है। वेल्थ अचीव करने के लिए डेमाको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना टाइम लेवरेज करना चाहिए और ऐसे सिस्टम्स और नेटवर्क्स बनाने चाहिए जो आपके लिए पैसा कमा सके बिना आपके कांस्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट के। ये लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, ऑथर्स जो बुक लिखते हैं और इन्वेस्टर्स जो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता है। डेमाको कहते हैं कि रियल वेल्थ और फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप अपने टाइम को मनी के लिए ट्रेड करना बंद कर देते हैं और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो आपके लिए इंडिपेंडेंटली पैसा कमा सके। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि टाइम को मनी के लिए ट्रेड करना एक इनएफिशिएंट और रिस्की अप्रोच है। अगर आप रियल वेल्थ और फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को लेवरेज करना होगा और ऐसे सिस्टम्स और नेटवर्क्स क्रिएट करने होंगे जो आपके लिए पैसा कमा सके बिना आपके कांस्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट के। चैप्टर 12 द स्लो लेन, व्हाई यू आरंट रिच। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों स्लो लेन अप्रोच आपको अमीर नहीं बनाती। वो बताते हैं कि स्लो लेन की इनएफिशिएंसीज और लिमिटेशंस आपकी वेल्थ को लिमिट कर देती है। डेमाको कहते हैं कि स्लो लेन अप्रोच में आप अपने टाइम को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं। ये अप्रोच एक रॉन्ग अप्रोच है क्योंकि इसमें लिमिटेड लेवरेज होता है। आप अपने एफर्ट से सिर्फ लिमिटेड रिजल्ट्स ही पा सकते हैं और ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता।
वो बताते हैं कि स्लो लैंड की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, लिमिटेड लेवरेज। आप अपने टाइम को लेवरेज नहीं कर सकते। आपका इनकम आपके काम के आवर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट इल्यूजन। कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ तब काम करता है जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा टाइम हो। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स और 401k की लिमिटेशंस। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आपको अमीर नहीं बनाते, क्योंकि इनमें रिटर्न्स लिमिटेड और स्लो होते हैं। डेमाको बताते हैं कि स्लो लैंड पर चलने वाले लोग अक्सर म्यूचुअल फंड्स और 401k के प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये अप्रोच सिर्फ होप पर बेस्ड है और इसमें एक अच्छा वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल होता है। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक इन्वेस्टर अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स और 401k प्लान्स पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर इन इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू गिर जाता है और इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स खो देता है। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे स्लो लैंड अप्रोच अनरिलायबल और रिस्की है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि स्लो लैंड अप्रोच आपको रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना टाइम लेवरेज करना होगा और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने होंगे जो आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सके बिना आपके कांस्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट के। चैप्टर 13, द फ्यूटाइल फाइट, एजुकेशन। चैप्टर 13 में एमजे डेमाको एक्सप्लेन करते हैं कि एजुकेशन को वेल्थ अचीव करने का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, लेकिन सभी एजुकेशन इक्वल नहीं होती। वो बताते हैं कि अक्सर लोग अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसिव डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस परस्यू करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी रॉन्ग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, द ओनली थिंग दैट इंटरफियर्स विथ माई लर्निंग इज माई एजुकेशन। इसका मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन अक्सर हमारे रियल लर्निंग और ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन सकती है। डेमाको कहते हैं कि स्लो लैंड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। ये लोग एक्सपेंसिव एमबीए प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज परस्यू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे उनका पे रेट बढ़ जाएगा। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना समय और पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं बिना रियल लेवरेज के। एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टीव एम्बरोज का, जो अपनी क्रेडेंशियल्स इंप्रूव करने के लिए एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन करता है। इस एमबीए के लिए उसे $44,000 और 800 घंटे लगते हैं। स्टीव एक्सपेक्ट करता है कि इसके बाद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन आखिर में वो अपना समय पैसा के लिए ट्रेड करता रहता है, बस थोड़े ज्यादा रेट पर। डेमाको बताते हैं कि नॉट ऑल एजुकेशन इज क्रिएटेड इक्वल। अगर एजुकेशन आपको डेट में डाल देती है और आपको एक जॉब में ट्रैप कर देती है, तो ये एजुकेशन आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में रुकावट बन जाती है। वेल्थ अचीव करने के लिए आपको ऐसे एजुकेशन की जरूरत है जो आपको लेवरेज और कंट्रोल दे, ना कि आपको डेट और टाइम ट्रैप में फंसाए। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि फॉर्मल एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना एक गलत स्ट्रैटेजी है। आपको अपनी एजुकेशन को वाइजली चूज करना होगा और ऐसे स्किल्स डेवलप करने होंगे जो आपको रियल लेवरेज और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके। चैप्टर 14, द हिपोक्रेसी ऑफ द गुरुज। चैप्टर 14 में एमजे डेमाको गुरुज के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। डेमाको कहते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर वो प्रैक्टिस नहीं करते जो वो एक्चुअली कहते हैं। एडले स्टीवनसन का एक कोट है, देयर वाज अ टाइम व्हेन अ फूल एंड हिज मनी वर सून पार्टेड, बट नाउ इट हैपेंस टू एवरीबॉडी। इसका मतलब है कि पहले सिर्फ बेवकूफ अपना पैसा खो देते थे, लेकिन अब ये सबके साथ होता है। डेमाको बताते हैं कि बहुत से फाइनेंशियल गुरुज स्लो लेन स्ट्रैटेजीज को प्रमोट करते हैं, लेकिन खुद फास्ट लेन स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ही बेस्ट है, लेकिन खुद अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स से वेल्थ बिल्ड करते हैं। ये हिपोक्रेसी दिखाता है कि उनका रियल मोटिव अपनी बुक्स और सेमिनार्स बेचना है, ना कि सच में लोगों की मदद करना। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां सूज ऑमन और डेव रैमसी जैसे फेमस फाइनेंशियल गुरुज अपनी एडवाइस फॉलो नहीं करते। सूज अपने वेल्थ को म्युनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4% इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने को बोलती हैं। डेव अपनी बुक्स बेचकर रिच हुए, ना कि अपनी एडवाइस से। डेमाको कहते हैं कि अगर आपको रियल वेल्थ चाहिए तो आपको इन गुरुज की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस और रिसर्च पर डिपेंड करना चाहिए।
इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ अचीव करने के लिए आपको हिपोक्रिटिकल गुरुज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जर्नी खुद डिफाइन करनी होगी और अपने गोल्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। चैप्टर 15 स्लो लेन विक्ट्री, अ गैम्बल ऑफ होप। इस चैप्टर में एमजे डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि स्लो लेन विक्ट्री एक गैम्बल है जो आपको उम्मीद के सहारे जीने को मजबूर करता है। वो बताते हैं कि स्लो लेन अप्रोच में आप अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ एक अनसर्टेन और डोर फ्यूचर के प्रॉमिस के लिए। एक कोट है, I'd rather live in regret of failure than in regret of never trying, said MJ DeMarco। इसका मतलब है कि कुछ ना करने के बजाय फेलियर का रिग्रेट बेटर है। डिमाको कहते हैं कि स्लो लेन एक इल्यूजन है जो आपको एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर का प्रॉमिस करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अप्रोच फुल ऑफ रिस्क्स है। इकोनॉमिक रिसेशंस, जॉब लॉसेस और इन्फ्लेशन जैसी चीजें आपकी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर सकती है। स्लो लेन ट्रैवलर्स को हर दिन ऑफिस में काम करना पड़ता है, अपने डिजायर्स को डिले करना होता है और अपने आज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये लोग स्टॉक मार्केट, 401k और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स भी गारंटी नहीं देती कि आप वेल्दी और फाइनेंशियली फ्री बनेंगे। डिमाको एग्जाम्पल देते हैं जहां मॉसेस को 40 साल डिजर्ट में स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचने से पहले ही वो मर जाता है। ये दिखाता है कि स्लो लेन अप्रोच भी आपको प्रॉमिसेस देती है, लेकिन गारंटीज नहीं। स्लो लेन विक्ट्री एक गैम्बल है जहां आपका फ्यूचर एक रिस्क पर डिपेंड करता है। आप अपने लाइफ के बेस्ट ईयर्स को सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन ये अप्रोच अक्सर डिसअपॉइंट करती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अगर आपको रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको स्लो लेन अप्रोच को रिजेक्ट करना होगा। आपको अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए एक्टिवली वेल्थ क्रिएट करने के तरीके ढूंढने होंगे। फास्ट लेन अप्रोच आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी लाइफ को अभी और फ्यूचर दोनों में एंजॉय कर सके बिना किसी बड़े सैक्रिफाइसेस के। पार्ट 5 वेल्थ द फास्ट लेन रोड मैप। चैप्टर 16 वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। इस चैप्टर में एमजे डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि फास्ट लेन वेल्थ अचीव करने का एक शॉर्टकट है। फास्ट लेन अप्रोच टाइम और एफर्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है और ये आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ अचीव करने में मदद करता है। जिम रॉन का एक कोट है, पीपल वुड डू बेटर इफ दे न्यू बेटर। इसका मतलब है कि अगर लोग सही नॉलेज और अप्रोच यूज करें तो वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। डिमाको कहते हैं कि फास्ट लेन एक बिजनेस और लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी है जो कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज CUL पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि आपके वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में मैक्सिमम कंट्रोल और लेवरेज होता है। स्लो लेन अप्रोच के ऑपोजिट फास्ट लेन आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और कम लिमिटेशंस देती है। फास्ट लेन को समझने के लिए डिमाको कुछ प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करते हैं जो इस अप्रोच को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 माइंड पोस्ट्स। फास्ट लेनर्स डेट को यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मानते हैं और पैसे को एक ऐसे रिसोर्स की तरह देखते हैं जो हमेशा अवेलेबल रहे और जो वैल्यू क्रिएट करने का नतीजा होता है। नंबर 2 लेवरेज। फास्ट लेनर्स कंट्रोलेबल और अनलिमिटेड लेवरेज का यूज करते हैं अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए। ये अप्रोच टाइम बेस्ड स्लो लेन अप्रोच से डिफरेंट है जहां आर्ली पे और एनुअल सैलरी का डिपेंडेंसी होता है। नंबर 3 एसेट्स एंड इनकम। फास्ट लेन में वेल्थ को एक्सेलरेट करने के लिए इनकम और एसेट वैल्यू को सिस्टमैटिकली ग्रो किया जाता है। बिजनेस को सिस्टमाइज करके और इवेंचुअली सेल करके वेल्थ क्रिएट की जाती है। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक आदमी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाता है जो वायरल हो जाती है। उसके बिजनेस की वैल्यू मिलियंस में हो जाती है बिना किसी रेवेन्यू के भी। लेकिन जब वो बिजनेस डिक्लाइन होने लगता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने पहले ही उस एसेट को सेल कर देना चाहिए था। ये एग्जांपल दिखाता है कि एसेट वैल्यूएशन और लिक्विडेशन का सही समय पर होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फास्ट लेनर्स अपने टाइम को लेवरेज करते हैं और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो इंडिपेंडेंटली पैसा कमा सकते हैं। ये लोग अपने एसेट्स को सिस्टमैटिकली ग्रो और मोनेटाइज करते हैं जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अगर आपको जल्दी और इफेक्टिवली वेल्थ अचीव करना है
तो आपको फास्ट लेन अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। ये अप्रोच आपको आपके टाइम और एफर्ट्स का बेस्ट यूज करने का तरीका सिखाती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। चैप्टर 17 स्विच टीम्स एंड प्लेबुक्स। इस चैप्टर में ऑथर एमजे डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फास्ट लेन माइंडसेट अडॉप्ट करना और अपने फाइनेंशियल प्लेबुक को स्विच करना जरूरी है। वो बताते हैं कि वेल्थ अचीव करने के लिए हमें अपनी सोच और अप्रोच को बदलना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, अ मैन रैप्ड अप इन हिमसेल्फ मेक्स अ वेरी स्मॉल बंडल। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच और पोटेंशियल बहुत लिमिटेड हो जाती है। डिमाको कहते हैं कि अगर आपको फास्ट लेन अप्रोच अपनानी है तो पहले आपको अपनी करंट माइंडसेट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को रिप्लेस करना होगा। वो सजेस्ट करते हैं कि हमें कंज्यूमर माइंडसेट से निकलकर प्रोड्यूसर माइंडसेट में आप वेल्थ क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ वेल्थ कंज्यूम करने के। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक आदमी अपने जॉब से निकलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। उसने देखा कि उसका करंट जॉब उसके टाइम और एफर्ट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपनी स्किल्स और नॉलेज को यूज करके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो उसके लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सके। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे अपना टीम और प्लेबुक स्विच करने से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। फास्ट लेन माइंडसेट को अडॉप्ट करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग और एक्शंस को अलाइन करना होगा ताकि आप मैक्सिमम लेवरेज और कंट्रोल अचीव कर सके। इसमें आपके बिजनेस को स्केल करना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना शामिल है। डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि फास्ट लेन रोड मैप का मेन एलिमेंट है कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज। इसका मतलब है कि आप अपने वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को मैक्सिमम कंट्रोल और लेवरेज के साथ मैनेज कर सकते हैं। फास्ट लेन अप्रोच आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देती है जो आपके वेल्थ और फ्रीडम को बहुत ज्यादा ग्रो करने में मदद करती है। इस चैप्टर में जोर दिया गया है कि फास्ट लेन अप्रोच अडॉप्ट करने से आपको अपनी लाइफ और फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल मिलता है। आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने की प्रोसेस को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को अलाइन करना होगा। चैप्टर 18 हाउ द रिच रियली गेट रिच। इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि अमीर लोग असल में कैसे अमीर बनते हैं। ऑथर बताते हैं कि फास्ट लेन अप्रोच का कोर प्रिंसिपल है वेल्थ इक्वेशन। फास्ट लेन वेल्थ इक्वेशन को समझने से हम ये जान सकते हैं कि कैसे अमीर लोग अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। टी.एस. एलियट का कोट है, ओनली दोज हु विल रिस्क गोइंग टू फार कैन पॉसिबली फाइंड आउट हाउ फार वन कैन गो। इसका मतलब है कि जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं वही अपने पोटेंशियल को जान पाते हैं। डिमाको कहते हैं कि फास्ट लेन वेल्थ इक्वेशन दो प्राइमरी कंपोनेंट्स पर बेस्ड है, नेट प्रॉफिट और एसेट वैल्यू। नेट प्रॉफिट का मतलब है आपके बिजनेस का प्रॉफिट जो आप हर महीने कमाते हैं, और एसेट वैल्यू का मतलब है आपके बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू जो आप बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वो एक एंटरप्रेन्योर का जिक्र करते हैं जो अपनी वेबसाइट के थ्रू डेली विजिटर्स को कन्वर्ट करके प्रॉफिट कमाता है। अगर उसका कन्वर्जन रेट 12% है और उसकी वेबसाइट पर हर दिन 12,000 विजिटर्स आते हैं तो वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा कर सकता है कन्वर्जन रेट को बढ़ाकर या विजिटर्स का नंबर बढ़ाकर। ये दिखाता है कि नेट प्रॉफिट और एसेट वैल्यू को कैसे कंट्रोल और लेवरेज किया जा सकता है। डिमार्को और एक्सप्लेन करते हैं कि वेल्दी लोग अपने एसेट्स को मैनिपुलेट करके और उनकी वैल्यू को बढ़ाकर वेल्थ बिल्ड करते हैं। वो एक एग्जांपल देते हैं एक कंपनी का जो $250,000 में खरीदी गई थी, लेकिन कई स्ट्रेटजीज के यूज से उसकी वैल्यू को मिलियंस तक बढ़ा दिया गया और आखिर में उसे बेच दिया गया बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखकर। फास्ट एंड वेल्थ क्रिएशन का एक और एस्पेक्ट है लिक्विडेशन इवेंट्स। ये वो तरीका होता है जब आप अपने एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं और बहुत ज्यादा वेल्थ अचीव करते हैं। ये ओवरनाइट मिलियनेयर्स बनने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने एसेट्स को सही वक्त पर सेल करते हैं। चैप्टर 19 डिवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वेल्थ को टाइम से कैसे अलग किया जा सकता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इनकम को अपने टाइम से अलग कर देते हैं, यानी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं जो बिना कांस्टेंट वर्क के आती है। कार्ल सैंडबर्ग का एक कोट है, टाइम इज द कॉइन ऑफ योर लाइफ, इट्स द ओनली कॉइन यू हैव एंड ओनली यू कैन डिटरमाइन हाउ इट विल बी स्पेंट। बी केयरफुल,
लेस्ट यू लेट अदर पीपल स्पेंड इट फॉर यू। इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि इसे कैसे स्पेंड करना है, ना कि दूसरे लोगों को ये डिसाइड करने देना चाहिए। ऑथर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब उन्होंने टाइम और वेल्थ को अलग किया। एक डिफिकल्ट पीरियड में भी उनका इनकम ग्रो करता रहा क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो उनके डायरेक्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से अलग ऑपरेट करता था। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बिजनेस सिस्टम ऑटोमेट करके और प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करके उनका इनकम उनके बिना भी कंटिन्यू करता रहा, जो फास्ट एंड फिलॉसफी का कोर है। डेमार्को एम्फसाइज करते हैं कि पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को एस्टैब्लिश करना जरूरी है ताकि आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को कवर कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। वो ये भी बताते हैं कि पैसिव इनकम के बिना अर्ली रिटायरमेंट इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम फॉर मनी एक्सचेंज से कभी भी आप वेल्दी नहीं बन सकते। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उनका इंटरनेट कंपनी एक दिन में $6,000 कमाता है जबकि वो खुद गैम्बलिंग में $2,000 हार गए थे। ये दिखाता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग इनकम सोर्स कितना पावरफुल हो सकता है जो आपके बिना भी ग्रो कर सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कुछ स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल्स को डेवलप करके बिना कंटिन्यूस एफर्ट के इनकम जनरेट किया जा सकता है। ये बिजनेसेस थोड़ा एफर्ट करने पर भी ग्रो करते हैं, बिल्कुल एक पेड़ की तरह जो कंटिन्यूसली ग्रो करता है और फ्रूट देता है। डेमार्को 5 की बिजनेस मॉडल्स आइडेंटिफाई करते हैं जो फास्ट एंड फिलॉसफी के साथ अलाइन करते हैं। कंटेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स। ये मॉडल्स ओनर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना ऑपरेट कर सकते हैं ताकि आपकी वेल्थ टाइम से अलग हो सके। चैप्टर 20 रिक्रूट योर आर्मी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे अमीर लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं और कैसे आप भी अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डेमार्को एक एग्जांपल शेयर करते हैं जब वो टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे और एक यंग क्लाइंट गैरी को देखा जो हर महीने टैक्सी हायर करता था। गैरी ने अपनी कंपनी को मिलियंस में बेच दिया था और अब आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने एक रात अपने दोस्त को कहा, म्युनिसिपल बॉन्ड्स और ट्रेजर्स की वजह से मुझे अब जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डेमार्को को एक और वेल्थ का राज समझ आया। डेमार्को बताते हैं कि बेस्ट पैसिव इनकम का सोर्स क्या है। वो कहते हैं कि ये आपके पास ऑलरेडी है, पैसा। पैसा ही सबसे बेस्ट मनी ट्री है। जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप खरीदने वाले से बेचने वाले बन सकते हैं, मतलब आप उधार लेने वाले से उधार देने वाले बन सकते हैं, नौकरी करने वाले से नौकरी देने वाले और सामान खरीदने वाले से दुकान के मालिक बन सकते हैं। डेमार्को कहते हैं हर रुपया जो आप बचाते हैं वो आपके फ्रीडम फाइटर्स के आर्मी का एक हिस्सा बन जाता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आपका टाइम फ्री हो जाता है और आप टाइम फॉर मनी इक्वेशन से निकल जाते हैं। स्लो लर्नर्स अक्सर खर्चों पर फोकस करते हैं जबकि उन्हें इनकम पर फोकस करना चाहिए। इनकम ही आपके फ्रीडम फाइटर्स को बढ़ाने का रास्ता है। प्रोवर्ब्स 22:7 में एक कोट दिया गया है, द रिच रूल ओवर द पुअर एंड द बोरोवर इज स्लेव टू द लेंडर। इसका मतलब है कि जो अमीर होते हैं वो गरीबों पर हुकूमत करते हैं और जो लोग उधार लेते हैं वो उधार देने वाले के गुलाम बन जाते हैं। डेमार्को समझाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। स्लो लर्नर्स कंपाउंड इंटरेस्ट को वेल्थ बनाने के लिए यूज करते हैं जबकि फास्ट लर्नर्स इसे इनकम और लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। डेमार्को बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट उनका बिल्स पे करता है लेकिन ये उनकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फास्ट लर्नर्स अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए अपने बिजनेस का यूज करते हैं और फिर उस वेल्थ को कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकम जनरेट हो सके। डेमार्को एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास $10 मिलियन हैं और आप उसे 5% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर महीने $41,666 पैसिव इनकम कमा सकते हैं। 8% इंटरेस्ट पर आपकी मंथली इनकम $66,666 हो सकती है। ये सब कुछ बिना प्रिंसिपल अमाउंट को टच किए हो सकता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि आपको अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना चाहिए। हर रुपए को एक फ्रीडम फाइटर की तरह ट्रीट करें जो आपके लिए लड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। चैप्टर 21 द रियल लॉ ऑफ वेल्थ। इस चैप्टर में ऑथर एक नई सोच और अप्रोच इंट्रोड्यूस करते हैं जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी है। उन्होंने इफेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया
जो मैथमेटिकली प्रूवन अप्रोच है अट्रैक्शन से अलग। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे इंसान बनो जो वैल्यू क्रिएट करे। डिमार्को बताते हैं कि इफेक्शन एक ऐसी लॉ है जो मैथमेटिकली प्रूवन है और जो काम करती है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रिटिसाइज किया, जो कहता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। डिमार्को कहते हैं कि ये बस इल्यूजन्स है और असली वेल्थ क्रिएशन के लिए हार्ड वर्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैथमेटिक्स जरूरी है। उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक बुक लिखने की सोची और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए और बुक को लिखा, तब जाके रिजल्ट्स मिले। डिमार्को कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी होगी और बड़े नंबर्स के साथ काम करना होगा। सिंपल सोच और विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। फास्ट लर्नर्स को चाहिए कि वो अपनी वेल्थ को मैथमेटिक्स और वैल्यू क्रिएशन के थ्रू बिल्ड करे। ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एथलीट्स, ऑथर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी वेल्थ को बड़े नंबर्स के थ्रू बनाते हैं। जैसे एक प्लास्टिक सर्जन जो बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता है, या एक ऑथर जो मिलियन कॉपी सेल करता है, वो अपनी वैल्यू और स्केल बढ़ाते हैं ताकि वेल्थ क्रिएट कर सके। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि रियल वेल्थ क्रिएशन का रास्ता इफेक्शन के थ्रू है, जिसमें आप मैथमेटिकल और प्रूवन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। पॉजिटिव सोच और अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता। असली काम और वैल्यू क्रिएशन ही वेल्थ का असली रास्ता है। पार्ट 6, योर व्हीकल टू वेल्थ, यू। चैप्टर 22, ओन योरसेल्फ फर्स्ट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और बताया कि इसे कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। डिमार्को कहते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब ये है कि आप अपने अर्निंग्स का पहला हिस्सा अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखें, फिर बाकी पैसा खर्च करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को ओन करते हैं, यानी आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल खुद रखते हैं। एक एग्जांपल में डिमार्को बताते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने अपनी कंपनी को कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया ताकि टैक्स बेनिफिट्स मिल सके और लायबिलिटी कम हो सके। इससे उसने अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज किया और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट किया। डिमार्को बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको एक एंटिटी क्रिएट करनी चाहिए, जैसे कि एक कॉर्पोरेशन या LLC, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इससे आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। एक एंटिटी क्रिएट करना आपको पर्सनल लायबिलिटी से बचाता है और टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। डिमार्को कहते हैं कि पे योरसेल्फ फर्स्ट सिर्फ एक माइंडसेट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती है। इससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं। चैप्टर 23, लाइफ स्टीयरिंग व्हील। इस चैप्टर में ऑथर एमजे डिमार्को बताते हैं कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है और आपको अपने डिसीजंस और चॉइसेस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को शेप करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण हमारे खुद के गलत चॉइसेस हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालना होगा। आपके डिसीजंस और चॉइसेस ही आपकी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल में डिमार्को बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बर्फ के तूफान के समय टैक्सी चलाने का काम चुना था। ये उनका अपना चॉइस था जो उन्हें उस सिचुएशन में ले गया। उन्होंने ये जॉब, ये शहर और ये बिजनेस सब कुछ अपने आप चुना था। इस तरह से उन्होंने समझा कि वो अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं और उनके प्रॉब्लम्स उनके खुद के चॉइसेस के रिजल्ट्स हैं। एक और एग्जांपल में डिमार्को ने एक लड़की एलिसा का जिक्र किया जो अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई। उसने गलत डिसीजंस लिए और क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन में फंस गई। उसकी चॉइसेस ने उसकी जिंदगी को जेल और रिहैबिलिटेशन सेंटर तक ले गई। अगर उसने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती तो उसकी जिंदगी अलग होती। डिमार्को कहते हैं कि आपको अमीर या गरीब बनने का चॉइस अपने हाथ में लेना होगा। ये चॉइसेस आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए इम्पैक्ट करते हैं। द बटरफ्लाई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि छोटी चॉइसेस भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकती है। एक कोट है, द रोड टू ट्रीजन इज ऑलवेज ओपन,
इसका मतलब है कि गलत डिसीजंस हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें सही डिसीजंस लेने हैं जो हमें अमीरी की तरफ ले जाएं। डेमाको ने अपनी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे ड्राइविंग करके अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उस इंसिडेंट ने उन्हें सिखाया कि उनकी हर चॉइस का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो उनकी जिंदगी को परमानेंटली चेंज कर सकता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रखना चाहिए और अपने डिसीजंस को वाइजली लेना चाहिए। आपकी चॉइसेस ही आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को डिफाइन करती है। चैप्टर 24, वाइप योर विंडशील्ड क्लीन। ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारी परसेप्शन यानी चीजों को देखने का तरीका हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने बताया कि हमें अपनी सोच और नजरिए को क्लियर रखना चाहिए ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें। डेमाको कहते हैं कि आपकी परसेप्शन आपकी रियलिटी नहीं है। अगर आपकी सोच क्लियर नहीं है तो आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते। अपनी सोच को क्लियर रखने का मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करना। एक एग्जांपल में डेमाको बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात की जो अपनी बिजनेस डिसीजंस के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करता था। उसने हमेशा अपनी सोच को क्लियर रखने की कोशिश की और नेगेटिव थॉट्स को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा। इस अप्रोच ने उसके बिजनेस को ग्रो करने में मदद की। एक और एग्जांपल दिया गया है जब डेमाको अपनी लैम्बोर्गिनी में पेट्रोल भर रहे थे, तब एक लड़के ने आकर कहा, मुझे इसकी तस्वीर लेनी है क्योंकि मैं कभी ऐसी कार अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये सोच उसकी परसेप्शन को दिखाती है जो उसकी रियलिटी बन गई है। उस लड़के ने अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि वो ऐसी कार कभी नहीं ले सकता, इसीलिए उसकी चॉइसेस भी उसी सोच के हिसाब से होती है। ऑथर बताते हैं कि परसेप्शन को बदलने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज को भी बदलना चाहिए। जब हम नेगेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये हमारी सोच को भी नेगेटिव बनाती है। पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करके हम अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रख सकते हैं। चार्लेट पी गिलमैन का कोट है, Until we see what we are, we cannot take steps to become what we should be। इसका मतलब है कि जब तक हम ये नहीं देखते कि हम क्या हैं, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हमें क्या बनना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी नजर को पिछली गलतियों से हटाकर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज पर लगानी चाहिए। अगर हम हमेशा अपने पास्ट पर फोकस करते रहेंगे तो हम फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया जिसमें एक इंसान अपनी पिछली गलतियों को लेकर हमेशा दुखी रहता था और आगे नहीं बढ़ पाता था। जब उसने अपनी नजर फ्यूचर पर लगाई तभी उसने सक्सेस हासिल की। डेमाको ने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी शेयर किए, जैसे वर्स्ट केस कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस और वेटेड एवरेज डिसीजन मैट्रिक्स, जो बेटर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ये टूल्स आपको अपनी चॉइसेस को एनालाइज करने और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में मदद करते हैं। चैप्टर 25, डिओडोराइज फ्लैटुलेंट हेडविंड्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें अपने गोल्स अचीव करने से रोकते हैं। ये चैप्टर उन चैलेंजेस को पहचान कर उनसे डील करने का तरीका बताता है। डेमाको कहते हैं कि फास्ट लेन में नेचुरल हेडविंड्स होते हैं, यानी चैलेंजेस जो आपको स्लो करते हैं। ये हेडविंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे ह्यूमन हेडविंड्स, एनवायरमेंटल हेडविंड्स और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शंस। ह्यूमन हेडविंड्स वो लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। ये लोग नेगेटिव सोच रखते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं। डेमाको कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखना चाहिए। एनवायरमेंटल हेडविंड्स वो चैलेंजेस हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, मार्केट चेंजेस और टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स। ऑथर कहते हैं कि ऐसे हेडविंड्स से निकलने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना होगा और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा। एक एग्जांपल दिया गया है जब डेमाको अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कई ह्यूमन हेडविंड्स फेस करते हैं। उनके फ्रेंड्स और फैमिली उन्हें कहते हैं कि उनका आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा और वो फेल हो जाएंगे, लेकिन डेमाको अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहकर अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शंस भी एक बड़ा चैलेंज है। ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से हटाकर अननेसेसरी चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करते हैं। डेमाको कहते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना चाहिए और ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। एक टिप ये है कि आप अपने डेली टास्क को प्रायोरिटाइज करें।
और उन टास्क्स पर पहले फोकस करें जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जाते हैं। दूसरा टिप ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। चैप्टर 26 योर प्राइमोर्डियल फ्यूल टाइम। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि समय ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हमें मिला है। समय को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना वेल्थ अचीव करने का रास्ता है। डिमाक को एक एग्जाम्पल देते हैं जब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने फ्री चिकन का ऑफर दिया और लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहे सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। ये दिखाता है कि लोग अपने समय को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। अगर उन लोगों के पास सिर्फ 3 हफ्ते जीने के लिए होते तो क्या वो लाइन में खड़े होते? समय को वेस्ट करना एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो आपको ऐसी जगह पर ले जाता है जहां आप नहीं जाना चाहते। डिमाको कहते हैं कि हम सब एक डूबती हुई शिप पर हैं और हमारा समय लिमिटेड है। जब समय खत्म हो जाता है, कितना भी पैसा हमें बचा नहीं सकता। समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है, ना कि पैसा, कार या कोई और चीज। एंटोनेट बॉस्को का एक कोट है, टाइम इजंट अ कमोडिटी, समथिंग यू पास अराउंड लाइक अ केक। टाइम इज द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। व्हेन एनीवन आस्क्स यू टू गिव योर टाइम, दे आर रियली आस्किंग यू फॉर अ चंक ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब है कि जब भी कोई आपका समय मांगता है, वो असल में आपकी जिंदगी का एक हिस्सा मांग रहा होता है। डिमाको बताते हैं कि हम सब एक फुल गैस टैंक के साथ पैदा होते हैं जो हमारी जिंदगी है। समय को क्रिएट नहीं किया जा सकता और एक दिन हमारा टैंक खाली हो जाएगा। पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं। हम पैसे और कमा सकते हैं लेकिन हम मरने से नहीं बच सकते। इधर इंडेंचर टाइम और फ्री टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडेंचर टाइम वो समय है जो आप पैसा कमाने के लिए स्पेंड करते हैं और फ्री टाइम वो है जो आप अपनी मर्जी से स्पेंड करते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं तो आप अपना जॉब छोड़ दोगे क्योंकि आपको इंडेंचर टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फ्री टाइम से रिप्लेस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल टाइटैनिक मूवी का दिया गया है जहां एक वेल्दी स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट कैश ऑफर करता है लाइफ बोट सीट के लिए, लेकिन शिप ऑफिसर उसे मना कर देता है और कहता है योर मनी कांट सेव यू एनी मोर देन इट कैन सेव मी। ये दिखाता है कि जब समय खत्म हो जाता है, पैसा कुछ नहीं कर सकता। चैप्टर 27 चेंज दैट डर्टी स्टेल ऑयल। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि कैसे एजुकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार को रेगुलर ऑयल चेंज की जरूरत होती है। अपनी नॉलेज को अपडेट करना और नए स्किल सीखना सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। डिमाको कहते हैं कि हमारी एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद भी हमें अपनी स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना चाहिए। अगर हम अपनी कार का ऑयल चेंज नहीं करते तो वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपनी एजुकेशन और स्किल्स को अपडेट नहीं करते तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग ही लर्नड इन स्कूल। इसका मतलब है कि असली एजुकेशन वही होती है जो स्कूल के बाद भी हमारे साथ रहती है जब हम स्कूल में सीखी हुई चीजें भूल जाते हैं। डिमाको ने बताया है कि कई लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सच्चाई ये है कि टाइम मैनेज करना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को भी सीरियसली मैनेज करना होगा। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, द $50,000 ऑयल चेंज। इसका मतलब है कि कई लोग अपनी एजुकेशन पर पैसा खर्च करने से डरते हैं, लेकिन अगर वो अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इस चैप्टर में डिमाको ने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने का इम्पोर्टेंस भी बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ सेमिनार अटेंड करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते तो वो नॉलेज वेस्ट हो जाती है। चैप्टर 28 हिट द रेड लाइन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि फास्ट लेन के विनर्स अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने से बनते हैं। इस चैप्टर में वो कमिटमेंट और रिस्क टेकिंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। डिमाको कहते हैं कि फास्ट लेन विनर्स वो लोग होते हैं जो अपने लिमिट्स को पुश करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं। वो पूछते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं या कमिटेड? इंटरेस्टेड लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब उन्हें आसानी होती है, लेकिन कमिटेड लोग तब भी काम करते हैं जब मुश्किल होता है। डिमाको सजेस्ट करते हैं
कि आपको अपने आप को मोस्ट पीपल से दूर रखना चाहिए। मोस्ट पीपल एवरेज होते हैं और एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इंसान अपनी लाइफ में लगातार मेहनत करता है और कभी गिव अप नहीं करता। वो अपने गोल्स को अचीव करता है क्योंकि वो फुल्ली कमिटेड होता है और हर डिफिकल्टी का सामना करता है। डिमाको कहते हैं कि फास्ट लेन रिस्क को समझना जरूरी है। इंटेलिजेंट रिस्क लेने से आप लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स पा सकते हैं, लेकिन आपको बेवकूफाना रिस्क को अवॉइड करना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। समडे मेंटालिटी को छोड़कर आपको आज ही एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज किसी के लिए वेट नहीं करती। मारियो एंड्रेटी का कोट है, इफ थिंग्स सीम अंडर कंट्रोल यू आर जस्ट नॉट गोइंग फास्ट इनफ। इसका मतलब है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में लगता है तो आप इतनी तेजी से नहीं चल रहे जितना चलना चाहिए। डिमाको एम्फसाइज करते हैं कि फास्ट लेन में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने ब्रेक्स को रिलीज करना होगा और फुल स्पीड में अपने गोल्स की तरफ बढ़ना होगा। अगर आप हमेशा सेफ प्ले करेंगे तो आप कभी भी अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। पार्ट 7 द रोड्स टू वेल्थ, चैप्टर 29 द राइट रोड रूट्स टू वेल्थ। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वेल्थ अचीव करने के लिए सही रास्ते का चुनाव करना जरूरी है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर रास्ता वेल्थ तक नहीं ले जाता और सही रास्ता चुनने से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। हेनरी एमर्सन फॉस्डिक का एक कोट है, He who chooses the beginning of the road chooses the place it leads to. It is the means that determines the end. इसका मतलब है कि जो रास्ता आप चुनेंगे वो आपकी मंजिल को तय करेगा। यदि आपने गलत रास्ता चुन लिया तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डेमार्को कहते हैं कि स्लो लेन में आपका रास्ता आपकी जॉब है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सेल्समैन, हेयर ड्रेसर या पायलट। लेकिन फास्ट लेन में आपका रास्ता एक बिजनेस है, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ऑथर या इन्वेंटर। आपका रास्ता आपका करियर या बिजनेस पाथ होता है और वो वेल्थ तक पहुंचने के लिए होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां लोग समझाते हैं कि बस एक बिजनेस शुरू करने से वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर वो बिजनेस फास्ट लेन की प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो वो कभी भी वेल्थ अचीव नहीं कर पाएंगे। फास्ट लेन के प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें अप्लाई करना जरूरी है। डिमाको लॉ ऑफ इफेक्शन का जिक्र करते हैं जो कहता है कि अगर आपको मिलियंस कमाने हैं तो आपको मिलियन लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करना होगा। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अगर आपका बिजनेस सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड है तो आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। चैप्टर 30 द कमांडमेंट ऑफ नीड। इस चैप्टर में एमजे डिमाको समझाते हैं कि वेल्थ बनाने का असली रास्ता लोगों के नीड्स को सॉल्व करने से होता है, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको लोगों के नीड्स को समझना होगा और उन्हें सॉल्व करना होगा। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको पैसे के बजाय लोगों के नीड्स को टारगेट करना चाहिए। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनकी नीड्स को सॉल्व करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इंसान अपनी बेकरी खोलना चाहता है क्योंकि उसे बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपने शौक के पीछे जाएगा और मार्केट की नीड्स को नहीं समझेगा तो उसकी बेकरी सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर वो देखे कि उसके एरिया में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो उस नीड को सॉल्व करे तो उसकी बेकरी सक्सेसफुल हो सकती है। डिमाको एक और एग्जांपल शेयर करते हैं जहां एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट अपना स्टूडियो खोलता है सिर्फ अपने पैशन के पीछे। उसने मार्केट की नीड्स को नहीं समझा और अपने स्टूडियो को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पर खोला। रिजल्ट ये हुआ कि उसका स्टूडियो 10 महीने में बंद हो गया क्योंकि उसने मार्केट की नीड्स को सॉल्व नहीं किया। एक और एग्जांपल है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। उसने देखा कि बहुत सारी कंपनीज अपने डेटा को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही है। उसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो इन कंपनीज के डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने एक रियल नीड को सॉल्व किया। डेमाको कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों के पेन पॉइंट्स, सर्विस गैप्स और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को टारगेट करना होगा। सिर्फ अपने शौक के पीछे मत भागो, बल्कि देखो कि मार्केट में क्या जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करो।
एक और स्टोरी में वो एक हिप हॉप स्टोर का एग्जाम्पल देते हैं जो एक रिटायरमेंट कम्युनिटी के पास खोला गया था। ये स्टोर भी फेल हुआ क्योंकि उस एरिया में हिप हॉप प्रोडक्ट्स की कोई डिमांड नहीं थी। स्टोर का ओनर सिर्फ अपने पैशन के पीछे गया और मार्केट की नीड्स को नहीं समझा। चैप्टर 31 द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। ऑथर बताते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंट्री बैरियर्स का होना जरूरी है। एंट्री बैरियर्स वो चीजें हैं जो कंपटीशन को एंट्री लेने से रोकती है और आपके बिजनेस को यूनिक बनाती है। डिमागो कहते हैं कि आप या तो भीड़ के साथ चल सकते हैं या भीड़ को लीड कर सकते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें इजीली कॉपी ना कर सके। अगर आपका बिजनेस एंट्री बैरियर्स के बिना है तो आपका बिजनेस वल्नरेबल होगा और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक छोटी बेकरी ने अपने एरिया में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड को आइडेंटिफाई किया और उस डिमांड को फुलफिल किया। ये एक हाई एंट्री बैरियर क्रिएट करता है क्योंकि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाना हर बेकरी के बस की बात नहीं होती। इस एग्जाम्पल से ये दिखाया गया है कि कैसे एंट्री बैरियर्स आपके बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। डिमागो कहते हैं कि एक्सेप्शनलिज्म जरूरी है ताकि वीक एंट्री बैरियर्स को ओवरकम किया जा सके। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब है आपका बिजनेस कुछ ऐसा ऑफर करे जो दूसरे बिजनेसेस ऑफर नहीं कर सकते। ये यूनिक ऑफरिंग्स आपको मार्केट में स्टैंड आउट बनाती है और आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है। वो कहते हैं कि एंट्री एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना होगा और नए एंट्री बैरियर्स क्रिएट करने होंगे ताकि आप हमेशा कंपटीशन से आगे रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग ये कर रहे हैं तो शायद आपको अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है। एक और एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर ने अपना टेक स्टार्टअप शुरू किया। उसने देखा कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की सिक्योरिटी फीचर्स बहुत वीक है। उसने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया जो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ये उसके बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर बन गया। इस तरह से उसने अपने कंपटीशन को इजीली मार्केट में एंट्री लेने से रोका। 32 द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर कंट्रोल चाहिए तो आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करना होगा। इस चैप्टर में डिमागो समझाते हैं कि कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी के ड्राइवर सीट में होना चाहिए। अगर आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं या अपनी डेस्टिनी को उनके हाथ में छोड़ देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। कंट्रोल का मतलब है अपने डिसीजंस, एक्शंस और आउटकम्स के लिए जिम्मेदारी लेना। डिमागो कहते हैं कि अपने बिजनेस का कंट्रोल रखने के लिए आपको ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग रखना होगा। अगर आप अपने बिजनेस को किसी और के हाथ में देते हैं तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ और डायरेक्शन को भी लूज कर देते हैं। आपको हमेशा अपने बिजनेस के की डिसीजंस और स्ट्रेटजीज को कंट्रोल करना चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करता है क्योंकि वो अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। उसने अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाया, कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज किया और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। ये सब कुछ करने के बाद उसने अपने बिजनेस को एक मेजर सक्सेस बनाया। डिमागो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि ये एक फास्ट लेन बन सकता है सिर्फ तब जब आप अपना नेटवर्क और बिजनेस को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और सेल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 33 द कमांडमेंट ऑफ स्केल। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि स्केल का कॉन्सेप्ट वेल्थ क्रिएशन में कितना इंपॉर्टेंट है। स्केल का मतलब है अपने बिजनेस या आइडिया को इतना एक्सपैंड करना कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स दे सके। स्केल का प्रिंसिपल वेल्थ क्रिएशन का एक फंडामेंटल एलिमेंट है और इस चैप्टर में ऑथर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिमागो कहते हैं कि फास्ट लेन वेल्थ इक्वेशन को समझने के लिए हमें स्केल को समझना जरूरी है। फास्ट लेन में सक्सेस का मतलब है अपने एफर्ट्स को लेवरेज करना और उन्हें इतने बड़े लेवल पर ले जाना कि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए स्केल होना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस या आइडिया सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस तक रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट्स ही मिलेंगे।
डेमाको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्केल को अचीव किया जा सकता है। वो कहते हैं कि स्केल के दो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, रीच और मैग्नीट्यूड। रीच का मतलब है कितने लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करके आप स्केल अचीव कर सकते हैं और आप अपने लिए बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो लोगों के डेली टास्क को ऑटोमेट करता है। उस डेवलपर ने अपने सॉफ्टवेयर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया। इससे उसका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हुआ और उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। ये एग्जांपल दिखाता है कि कैसे रीच और मैग्नीट्यूड को बैलेंस करके स्केल अचीव किया जा सकता है। डेमाको कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस स्केल नहीं कर सकता तो आपको अपना अप्रोच बदलना होगा। आपको ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो स्केल हो सके। सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज और यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इफेक्टिवली स्केल करना भी जरूरी है ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। चैप्टर 34 द कमांडमेंट ऑफ टाइम। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि वेल्थ और टाइम के बीच का कनेक्शन क्या है और कैसे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस और सिस्टम्स को ऐसे सेटअप करना चाहिए कि वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि आपकी इनकम आपके फिजिकल प्रेजेंस से नहीं बल्कि आपके सिस्टम से जनरेट हो। डेमाको कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए जो टाइम बाउंड ना हो, यानी कि आप अपने टाइम को एक लिमिटेड रिसोर्स के रूप में देखना छोड़ दें और उसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढें। एग्जाम्पल के रूप में वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आपको पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। डेमाको एक और एग्जाम्पल देते हैं जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस सेटअप किया जो उसके बिना भी स्मूथली चल सकता है। उसने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाए और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया ताकि उसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना हो। इस तरह से उसने अपने टाइम को फ्री किया और अपने बिजनेस से पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू किया। चैप्टर 35 रैपिड वेल्थ द इंटरस्टेट्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि तेजी से वेल्थ अचीव करने के लिए फास्ट लेन के अलग अलग रास्ते हैं। ये चैप्टर 3 मेन रास्तों को डिस्कस करता है जो आपको रैपिड मतलब जल्द से जल्द वेल्थ अचीव करने में मदद कर सकते हैं। डेमाको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि वेल्थ अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होती है जो फास्ट लेन की 5 कमांडमेंट्स पर बेस्ड होती हैं, नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। अगर आप ये 5 कमांडमेंट्स फॉलो करते हैं तो आप अपने वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस एक्सेलरेट कर सकते हैं। तीनों फास्ट लेन के रास्तों को हाईवे से कंपेयर किया गया है। नंबर 1 इंटरनेट बिजनेस हाईवे। डेमाको कहते हैं कि इंटरनेट बिजनेस सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है रैपिड वेल्थ अचीव करने के लिए। इंटरनेट बिजनेस में लो एंट्री बैरियर्स हैं और स्केलेबिलिटी बहुत हाई है। एक सक्सेसफुल इंटरनेट बिजनेस आपको ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस दे सकता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मौका दे सकता है। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करता है जो डेली मिलियंस ऑफ विजिटर्स अट्रैक्ट करती है और उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करती है। ये बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट को एफिशिएंटली मैनेज करता है और अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यूअसली रीइन्वेस्ट करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर 2 इनोवेशन एंड प्रोडक्ट क्रिएशन हाईवे। इनोवेशन और नई चीजें क्रिएट करना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रास्ता है रैपिड वेल्थ अचीव करने के लिए। डेमाको एक्सप्लेन करते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करके आप मार्केट में अपनी यूनिक पहचान बना सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर एक नया गैजेट इन्वेंट करता है जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट से बेटर है। उसने अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट किया और ह्यूज डिमांड क्रिएट की, जिससे उसकी कंपनी रैपिडली ग्रो हुई और वो बहुत कम समय में मिलियनेयर बन गया। नंबर 3 रियल एस्टेट हाईवे। रियल एस्टेट भी एक प्रूवन रास्ता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें भी आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। डेमाको कहते हैं कि आपको ऐसे प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए जो अंडर वैल्यूड है और उनकी वैल्यू को इंक्रीज करके उन्हें हायर प्राइस पर सेल करना चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर एक ओल्ड बिल्डिंग खरीदता है, उसको रेनोवेट करता है और फिर उसे मल्टीपल यूनिट्स में कन्वर्ट करके रेंट पे देता है। ये स्ट्रैटेजी उसे कंटिन्यूअस पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है और उसकी ओवरऑल वेल्थ रैपिडली इंक्रीज होती है।
डेमाको एम्फसाइज करते हैं कि रैपिड वेल्थ अचीव करने के लिए आपको फोकस्ड एफर्ट्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं और अपने गोल्स के लिए पूरी तरह कमिटेड रहना पड़ता है। चैप्टर 36 फाइंड योर ओपन रोड। इस चैप्टर में ऑथर एमजी डेमाको बताते हैं कि कैसे आप अपना यूनिक रास्ता ढूंढ सकते हैं जो आपको वेल्थ और सक्सेस की तरफ ले जाए। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको नीड्स, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा। ऑथर कहते हैं कि कई लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए एक बड़े आइडिया या इन्वेंशन की जरूरत होती है, लेकिन सच ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ बेहतर बनना होता है, कुछ अलग और वैल्यूएबल क्रिएट करना होता है। हर मार्केट में कुछ गैप्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपनी ग्रोसरी डिलीवरी शुरू करता है। उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपने ग्रोसरीज लेने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और ये उनके लिए एक इनकन्वीनियंस होता है। उसने इस नीड को आइडेंटिफाई किया और अपनी सर्विस शुरू करके सक्सेसफुल हुआ। ये दिखाता है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग मार्केट में भी अपनी जगह बना सकते हैं। डेमाको कहते हैं कि फेलियर को डर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। कई बार फेलियर्स आपको नई चीजें सिखाते हैं और आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इंसान अपना पहला बिजनेस फेल होने के बाद उससे मिली हुई लर्निंग का यूज करके दूसरा बिजनेस शुरू करता है जो सक्सेसफुल होता है। एक और एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इन्वेस्टर अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर उसे बेटर बनाया। इस बार उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ और उसने बहुत पैसा कमाया। डेमाको बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने के लिए आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बस आपको उन्हें पहचानना और उनका फायदा उठाना आना चाहिए। चैप्टर 37 गिव योर रोड अ डेस्टिनेशन। ऑथर बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक क्लियर डेस्टिनेशन होना चाहिए। वो कहते हैं कि बिना स्पेसिफिक गोल्स के आप अपनी वेल्थ और सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर में वो स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बना सकते हैं। डेमाको कहते हैं कि आपको अपने एंड गोल को डिफाइन करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक होने चाहिए। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप उसके लिए प्लान बना सकते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इंसान अपना गोल सेट करता है कि वो 5 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेगा। उसने स्पेसिफिक स्टेप्स प्लान किए, जैसे मार्केट रिसर्च करना, कैपिटल रेज करना और अपने बिजनेस को ग्रो करना। इस क्लियर गोल और प्लान की वजह से वो अपने गोल को अचीव कर पाया। डेमाको एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं आता तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मनी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना चाहिए या किसी एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक कपल अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया जो उन्हें इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में गाइड करता है। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया और डिसिप्लिन्ड सेविंग्स की। इस प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से उन्होंने कंफर्टेबल रिटायरमेंट अचीव किया। डेमाको कहते हैं कि आपको अपने गोल्स के लिए एक रोड मैप बनाना चाहिए। इस रोड मैप में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स इंक्लूड होने चाहिए। आपको अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए और अपने प्लान्स को एडजस्ट करना चाहिए जब जरूरत पड़े। एक और एग्जाम्पल दिया गया है जहां एक इंडिविजुअल ने अपना गोल सेट किया कि वो 10 सालों में मिलियनेयर बनेगा। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हर साल अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को रिव्यू किया। उसने मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज किया और अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया। ये कंसिस्टेंट एफर्ट और प्लानिंग उसको सक्सेस तक ले गया। पार्ट 8 योर स्पीड एक्सेलरेट वेल्थ। चैप्टर 38 द स्पीड ऑफ सक्सेस। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि फास्ट लेन रोड मैप का असल पोटेंशियल तब समझ आता है जब आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते हैं। वो कहते हैं कि आइडियाज खुद में कुछ नहीं होते, उनका असली वैल्यू तब होता है जब आप उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं।
एग्जीक्यूशन को किंग बताते हुए वो एम्फसाइज करते हैं कि आपको सिर्फ सोचने या प्लान करने से कुछ नहीं मिलेगा, एक्शन लेना जरूरी है। डिमाको एक्सप्लेन करते हैं कि ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन गैदर करने में इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि एक्चुअल एक्शन लेने का टाइम नहीं बचता। वो कहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रोसेस को शुरू करना होगा। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप एक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं और वही हासिल करेंगे जो ज्यादातर लोग पाते हैं, फेलियर। ऑथर एक एनालॉजी यूज करते हैं जहां वो एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चेस खेलने के बराबर है, ना कि चेकर्स। चेस में हर मूव केयरफुली सोचा समझा होता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है, जबकि चेकर्स में मूव्स सिंपल और इमीडिएट होते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में भी हर स्टेप केयरफुली प्लान करना होगा और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना होगा। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपना टेक स्टार्टअप शुरू करता है। उसने मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर काफी टाइम स्पेंड किया। उससे क्लियर गोल्स और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से उसका स्टार्टअप इंडस्ट्री लीडर बन गया। इस एग्जांपल से डिमाको ये बताते हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन और क्लियर प्लानिंग से ही सक्सेस मिलती है। एक और स्टोरी शेयर की गई है जिसमें एक पर्सन अपना ऑनलाइन रिटेल बिजनेस स्टार्ट करता है। इनिशियल फेज में काफी चैलेंजेस आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर फोकस रखा। धीरे धीरे उससे कस्टमर्स बढ़ने लगे और बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। चैप्टर 39 बर्न द बिजनेस प्लान, इग्नाइट एग्जीक्यूशन। ऑथर बताते हैं कि बिजनेस प्लान के बजाय एग्जीक्यूशन पे फोकस करना जरूरी है। वो कहते हैं कि बिजनेस प्लान ज्यादातर फेल हो जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर में वो हाईलाइट करते हैं कि एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है और कैसे जल्दी और इफेक्टिवली एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। डिमाको कहते हैं कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा सोचने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर प्लानिंग आपको एक्शन लेने से रोक सकता है। बिजनेस प्लान्स काफी बार रियल वर्ल्ड में काम नहीं आते क्योंकि मार्केट कंडीशंस और कस्टमर बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। इसलिए आपको जल्दी से अडेप्ट और रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है बिना किसी डिटेल्ड बिजनेस प्लान के। उसने मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई किया और तुरंत अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। उसके क्विक एक्शन और अडेप्टेबिलिटी की वजह से उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और उसने मार्केट में अपनी जगह बना ली। डिमाको कहते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट भी उन एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एक्शन लेने में क्विक और एफिशिएंट होते हैं। सिर्फ एक इंप्रेसिव बिजनेस प्लान होना काफी नहीं होता, आपको अपने आइडियाज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। एग्जीक्यूशन ही आपके बिजनेस की सक्सेस का असली की है। एक और स्टोरी शेयर की गई है जिसमें एक स्टार्टअप फाउंडर अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी लॉन्च करता है। उसने अपने इनिशियल प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कस्टमर फीडबैक को गैदर किया और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। उसकी तेजी से एक्शन लेने की एबिलिटी और कस्टमर नीड्स को सॉल्व करने की स्किल ने उसके स्टार्टअप को रैपिड ग्रोथ अचीव करने में मदद की। चैप्टर 40 पेडेस्ट्रियंस विल मेक यू रिच। एमजे डिमाको बताते हैं कि कस्टमर्स को समझना और उनकी नीड्स को सॉल्व करना आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरी है। इस चैप्टर में वो कस्टमर फीडबैक के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी कंप्लेंट्स आपके बिजनेस को इंप्रूव करने का एक मौका बन सकती है। ऑथर कहते हैं कि कस्टमर सर्विस आपके बिजनेस का कोर होना चाहिए। कस्टमर सर्विस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करे। आपके बिजनेस में कस्टमर्स के साथ जो भी इंटरेक्शन होती है वो आपके बिजनेस के इमेज को बनाने या बिगाड़ने में मदद करता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां डिमाको अपने ब्लैक बुक के बारे में बताते हैं। ये ब्लैक बुक उनके बिजनेस के हर कंप्लेंट और इशू का रिटन रिकॉर्ड होती थी। हर कंप्लेंट को नोट करना उनके कस्टमर्स के माइंड में क्या चल रहा है ये समझने में उन्हें मदद करता था। जब भी उन्हें सिमिलर कंप्लेंट्स मिलती थी वो सोच समझकर एक्शन लेते थे। ये प्रोसेस उनके बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने में मदद करता था। इस चैप्टर में ऑथर 4 टाइप्स के कंप्लेंट्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1 कंप्लेंट्स ऑफ चेंज, नंबर 2 कंप्लेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, नंबर 3 कंप्लेंट्स ऑफ वॉइड एंड नंबर 4 कंप्लेंट्स ऑफ फ्रॉड। कंप्लेंट्स ऑफ चेंज वो होती हैं जो चेंजेस के अगेंस्ट होती हैं। कंप्लेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन तब होती है जब कस्टमर्स कुछ एक्सपेक्ट करते हैं
और वो उनके एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते। कंप्लेंट्स ऑफ वॉइड तब होती है जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की नीड को पूरा नहीं करती, और कंप्लेंट्स ऑफ फ्रॉड तब होती है जब कस्टमर्स को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक और एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में कस्टमर कंप्लेंट्स को ध्यान से सुनता है और उन्हें सॉल्व करता है। ये एंटरप्रेन्योर फीडबैक को वैल्यू करता है और उस फीडबैक के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। इस अप्रोच से उनका बिजनेस जल्द से जल्द बहुत ज्यादा ग्रो करता है और वो कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। डेमार्को सजेस्ट करते हैं कि आपको कस्टमर फीडबैक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस को बेटर बनाना चाहिए। अगर आप कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा। चैप्टर 41 थ्रो हाईजैकर्स टू द कर्ब। इस चैप्टर में ऑथर फाइनेंशियल हाईजैकर्स के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और कैसे इन्हें अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी है ये बताते हैं। हाईजैकर्स वो लोग या चीजें होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में रुकावट डालती हैं और आपको अपने गोल से दूर ले जाती है। डेमार्को बताते हैं कि हाईजैकर्स अक्सर आपके आसपास होते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं या आपके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोग आपकी सोच को लिमिटेड करते हैं और आपके सेल्फ बिलीफ को कमजोर करते हैं। हाईजैकर्स सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि फाइनेंशियल हैबिट्स और प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं जो आपके वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को स्लो करती हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक इंसान अपने स्टार्टअप के इनिशियल फेज में अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के नेगेटिव कमेंट्स का सामना करता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसका आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा और फैमिली इंसिस्ट करती है कि वो अपनी सेफ जॉब पर ही फोकस करे। लेकिन उस इंसान ने अपने हाईजैकर्स को इग्नोर करके अपने स्टार्टअप को ग्रो किया और आखिरकार सक्सेसफुल हो गया। डेमार्को सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए कमिटेड रहना चाहिए और अपने हाईजैकर्स को पहचान कर उन्हें अपनी जर्नी से दूर करना चाहिए। ये लोग अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज और लिमिटेशंस को आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एक और स्टोरी शेयर की गई है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपनी फाइनेंशियल जर्नी के दौरान अपने कुछ पुराने फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलने का डिसीजन लेता है। उसने देखा कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस और पुअर मनी मैनेजमेंट उसकी ग्रोथ को स्लो कर रहे थे। उसने डिसिप्लिन बजटिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव किया। चैप्टर 42 बी समवन सेवियर। ऑथर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। वो बताते हैं कि अगर आप लोगों की जिंदगी को बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल सक्सेस भी पा सकते हैं। इस चैप्टर में वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं जो आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में मदद कर सकते हैं। डेमार्को कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट रीजन है किसी की हेल्प करना और उनकी नीड्स को फुलफिल करना। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर ने देखा कि लोगों को अपने पेट्स के लिए रिलायबल डे केयर नहीं मिल रहा। उसने एक हाई क्वालिटी पेट डे केयर सर्विस स्टार्ट की जो लोगों के पेट्स का ख्याल रखती थी और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देती थी। ये सर्विस लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल थी और धीरे धीरे उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इस एग्जांपल से डेमार्को ये बताते हैं कि अगर आप लोगों की जेन्युइन नीड्स को सॉल्व करते हैं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी नजर हमेशा कंपटीशन पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते रहेंगे तो आप अपने ओरिजिनल आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज को पहचानना होगा और उन्हें लेवरेज करना होगा। कॉम्पिटिटर्स से सिर्फ सीखो, लेकिन उनका कॉपीकैट बनने की कोशिश मत करो। एक और स्टोरी शेयर की गई है जहां एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने देखा कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसने एक इजी टू यूज वेबसाइट बिल्डर टूल डेवलप किया जो स्मॉल बिजनेसेस को अपनी वेबसाइट्स बनाने में मदद करता था। ये टूल बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने एक रियल इशू को सॉल्व किया और लोगों के लिए काम आसान बना दिया।
चैप्टर 43 बिल्ड ब्रांड्स नॉट बिजनेसेस। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक ब्रांड बनाना बिजनेस से ज्यादा पावरफुल होता है। वो कहते हैं कि बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं लेकिन ब्रांड्स थ्राइव करते हैं। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करना नहीं, बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना जो लोगों के दिमाग में बस जाए। डेमाको कहते हैं कि ब्रांडिंग से आप अपने बिजनेस को कमोडिटाइजेशन से बचा सकते हैं। कमोडिटाइजेशन का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सबसे अलग नहीं होता और कस्टमर्स के लिए आपका ऑफरिंग सिर्फ एक कमोडिटी बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाकी सबसे अलग नहीं बनाते तो आप सिर्फ प्राइस कंपटीशन में फंस जाते हैं, जिसमें आपको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ता है और प्रॉफिट मार्जिन्स गिर जाते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जहां कोका कोला और पेप्सी की कंपैरिजन होती है। डेमाको बताते हैं कि कुछ लोग कोक पसंद करते हैं और कुछ पेप्सी, लेकिन ये लॉयल्टी ब्रांड्स की वजह से होती है, ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। कोका कोला ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है जिससे लोग इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा और एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी डेवलप करना होगा। यूएसपी एक ऐसा पॉइंट है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरों से अलग बनाता है और कस्टमर्स को आपको चूज करने का रीजन देता है। एक और एग्जांपल दिया गया है जहां एक कारपेट क्लीनिंग बिजनेस अपने आप को डिफरेंशिएट करता है बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स को अवॉइड करके। ये बिजनेस अपने आप को एक नो नॉनसेंस कारपेट क्लीनर के रूप में ब्रांड करता है जहां फिक्स प्राइसेस होता है विदाउट एडिशनल सर्विस फी। इससे कस्टमर्स को ट्रस्ट बढ़ता है और बिजनेस सक्सेसफुल होता है। डेमाको कहते हैं कि ब्रांडिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब अपने ब्रांड को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ट्राई करने के लिए कन्विंस करना। मार्केटिंग से आप मीडियोकर प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं अगर आपका कैंपेन स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल है। एक और स्टोरी में एप्पल का एग्जांपल दिया गया है जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में सक्सेसफुल हुआ है। एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर्स के वीकनेसेस को समझा और अपने प्रोडक्ट्स को वायरसेस फ्री, यूजर फ्रेंडली और ट्रेंडी दिखाया। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से एप्पल ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया जो लोगों के दिमाग में बस गया। चैप्टर 44 चूज मोनोगमी ओवर पॉलीगैमी। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि मोनोगमी यानी कि एक ही चीज पर फोकस करना कैसे फास्ट लेन सक्सेस के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने एफर्ट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस चैप्टर में वो बिजनेस मोनोगमी के बेनिफिट्स और पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। डेमाको कहते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने एक बिजनेस को पूरी तरह से फोकस करके ग्रो करते हैं। वो एग्जांपल देते हैं कि कैसे कुछ लोग मल्टीपल बिजनेसेस शुरू करते हैं लेकिन किसी भी बिजनेस में पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते। ये अप्रोच उनके सभी बिजनेसेस को फेल होने के चांसेस बढ़ा देती है। एक एग्जांपल दिया गया है जहां एक एंटरप्रेन्योर अपने प्राइमरी बिजनेस पर फोकस करके उसे इंडस्ट्री लीडर बनाता है। उसने अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिससे उसका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। जब उसका प्राइमरी बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल हो गया तब उसने दूसरे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। डेमाको बताते हैं कि बिजनेस मोनोगमी का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज, टाइम और एनर्जी को एक ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उसे ग्रो करें। इस अप्रोच से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और फिर फ्यूचर में दूसरे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया गया है जहां एक आदमी अपने मल्टीपल स्टार्टअप्स पर एक साथ काम करता है। उसने अपने रिसोर्सेज और फोकस को डिवाइड किया जिससे उसके सभी स्टार्टअप्स फेल हो गए। उसने सीखा कि बिजनेस मोनोगमी ही सक्सेस का रास्ता है और फिर अपने एक बिजनेस पर पूरी तरह से फोकस करके उसे सक्सेसफुल बनाया। डेमाको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने बिजनेस में फुल कमिटमेंट दिखाना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। बिजनेस मोनोगमी आपको अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करने और ग्रो करने का मौका देती है। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तब आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैप्टर 45 पुट इट टुगेदर, सुपरचार्ज योर वेल्थ प्लान। इस चैप्टर में ऑथर एमजे डेमाको ये समझाते हैं कि आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन प्लान को कैसे सुपरचार्ज करना है।
ये चैप्टर एक रोड मैप देता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। ऑथर ने एक शॉर्ट फॉर्म फास्ट लेन सुपरचार्जर इंट्रोड्यूस किया है जो वेल्थ बनाने के प्रोसेस को समझाता है। नंबर 1, F फॉर फॉर्मूला। वेल्थ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो बिलीव्स, चॉइसेस, एक्शंस और हैबिट्स से मिलकर बनता है। वेल्थ एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ना कि इवेंट। नंबर 2, A फॉर एडमिट। एडमिट करें कि ट्रेडिशनल गेट रिच स्लो पाथ रॉन्ग है। आपको ये भी एडमिट करना होगा कि गेट रिच क्विक पॉसिबल है और बिना प्लान के काम करना बेकार है। नंबर 3, S फॉर स्टॉप एंड स्वॉप। गलत रोड मैप्स को फॉलो करना बंद करें और उन्हें फास्ट लेन रोड मैप से स्वॉप करें। आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने का डिसीजन लेना होगा। नंबर 4, T फॉर टाइम। टाइम फास्ट लेन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। आपको अपनी एक्टिविटीज ऐसे प्लान करनी चाहिए जो आपको फ्री टाइम दे सकती है और टाइम वेस्टर्स जैसे बैड डेट से बचना चाहिए। नंबर 5, L फॉर लेवरेज। कंट्रोलेबल और नंबर्स का यूज करें ताकि वेल्थ क्रिएट की जा सके। स्लो लेनर्स टाइम बेस्ड वेल्थ इक्वेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फास्ट लेनर्स ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। नंबर 6, A फॉर एसेट्स एंड इनकम। वेल्थ एक्सेलरेट होती है जब इनकम और एसेट वैल्यू दोनों बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपनी इनकम को ग्रो करें और एसेट वैल्यू को बिल्ड करें। नंबर 7, N फॉर नंबर। अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें। कितने पैसे चाहिए ताकि आप अपने डिजायर्ड लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें और विजुअल रिमाइंडर्स यूज करें। नंबर 8, E फॉर इफेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है कि जितने ज्यादा लोगों की लाइफ आप अफेक्ट करते हैं उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। जब आप बड़े स्केल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वेल्थ आपकी तरफ आती है। नंबर 9, S फॉर स्टीयर। अपनी लाइफ के डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथ में लें। आपको अपने पास्ट चॉइसेस का एनालिसिस करना होगा और उन्हें मॉडिफाई करना होगा ताकि आप फास्ट लेन माइंडसेट अडॉप्ट कर सके। नंबर 10, U फॉर अनकपल। स्लो लेन वेल्थ इक्वेशन से अनकपल होके अपनी बिजनेस एंटिटी क्रिएट करें। ये एंटिटी आपके बिजनेस को टाइम से इंडिपेंडेंट बनाता है। नंबर 11, G फॉर ग्रो। अपने बिजनेस को मल्टी डायमेंशनल तरीके से ट्रीट करें, जैसे चेस गेम। कस्टमर्स को अपना बॉस समझे और कंप्लेंट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करे। नंबर 12, E फॉर एग्जिट। अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने का प्लान बनाएं। जब आपके बिजनेस का वैल्यू पीक पर हो तब उसे सेल करके रियल मनी में कन्वर्ट करें। एंड नंबर 13, R फॉर रिटायर, रिवॉर्ड और रिपीट। अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने के बाद रिटायर करें या रिपीट करें। हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें और अपने आप को रिवॉर्ड दें। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो स्पेसिफिक एक्शंस, बिलीव्स और हैबिट्स पर बेस्ड है। फास्ट लेन सुपरचार्जर आपको एक डिटेल रोड मैप प्रोवाइड करता है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अपनी जर्नी का हर स्टेप केयरफुली प्लान करें और एक्शन लेने में देर ना करें।